जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में कारोबारियों को दी बड़ी राहत। 30 जून तक जीएसआर रिटर्न फाइलिंग में दी छूट। 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट फीस या जुर्माना नहीं होगा देना। सुप्रीम कोर्ट ने निजी नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के वेतन भुगतान मामलों को मिलकर बैठकर सुलझाने की दी सलाह। अभी किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी लगाई रोक। कुरुक्षेत्र में हर वर्ष लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण मेले का इस बार नहीं होगा आयोजन। 21 जून के सूर्य ग्रहण दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। और कोविड-19 के तहत प्रबंधों को लेकर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली बैठक। कहा, हर तरह की आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहें अधिकारी। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के साथ जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आंकलन प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार जीएसटी की इस बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजों पर चर्चा की गई। बैठक में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने पर भी गौर किया गया। Has been capped to 500 per return if there is tax liability. This reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3Bs. Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भरने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी। उनके अनुसार सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 30 जून तक जीएसआर रिटर्न फाइलिंग में ढील दी है। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को ब्याज, लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए भी विलंब शुल्क और जुर्माना लागू नहीं होगा। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर 3B दाखिल करने की भी सुविधा प्रदान की है। साथ ही कॉम्पनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी 30 जून तक कर दी गई है। To facilitate taxpayers who could not get their cancelled GST registrations restored in time, an opportunity is being given for filing of application for revocation of cancellation of registration up to 30th September in all cases where registrations have been cancelled till 12/6/2020. These were the major reliefs which are applicable for compliances related to the COVID period. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूर्ण प्राथमिकता नहीं देने वाली निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है। पारस्परिक भुगतान का मुद्दा बैठक कर सुलझाना होगा। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों की याचिका पर अपना संदेश सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि इस तरह के समाधान के सुधार की प्रक्रिया मुहैया कराई जाए और इस बारे में संबंधित संयुक्त के यहाँ रिपोर्ट पेश की जाए। इस बीच केंद्र को गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर वैधता के बारे में 4 हफ्तों के भीतर एक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसी सर्कुलर में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को पूरा भुगतान देंगे। पीठ ने सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीएस गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में कोविड-19 के तहत प्रबंधों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर विशेष एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रखना होगा।
विभाग के अधिकारी आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का समय रहते प्रबंध करें। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी अपने आप को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखें। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने बैठक में कुरुक्षेत्र जिले में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अनलॉक 1 के तहत कोविड-19 के नियमों की पालना करने, सोशल डिस्टेंस, क्वारंटाइन सेंटर, कंटेनमेंट जोन की योजना तथा जिले में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्वास्थ्य विभाग की निदेशिका डॉक्टर उषा गुप्ता ने भी कोविड-19 के प्रबंधों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समय में कोरोना महामारी के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें कि हम और ज़्यादा उसके जो आने वाले प्रबंध और पुख्ता कर सकें। जितने भी हेल्थ रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, जिस कोई कमी है तो उस बारे में भी पूछा। ये सारी बातें वहाँ पर दिया। साथ के साथ उन्होंने जो एक सरकारी हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको कि हमने मनोनीत कर रखा है उसका भी दौरा किया और वहाँ पर जो भी मेडिकल स्टाफ था उन सबसे जाने कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सारा डिस्कशन। कुरुक्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने बताया कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ पूरे विश्व में 21 जून को सुबह 10:20 से दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण यहां मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला, प्रदेश और अन्य राज्यों से किसी भी व्यक्ति को यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगाए जाएंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों की एक बैठक को भी संबोधित किया। उनके अनुसार 48 कोस के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थ स्थल जहां पर स्नान किया जाता है, ऐसे धार्मिक स्थलों पर लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य ग्रहण के दिन धारा 144 भी लगाई जाएगी। जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ का आयोजन करें। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री हरियाणा ने बाल श्रम को एक सामाजिक बुराई बताते हुए इसे मिटाने में सहयोग का आह्वान किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने ट्वीट संदेश में कहा है कि आइए हम सभी मिलकर आज ये संकल्प लें कि हम सभी समन्वित प्रयासों से भारत को एक निश्चित समय सीमा में बाल श्रम से मुक्त करा अपने देश के बहुमूल्य भविष्य को उसका अधिकार देने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में भी कोविड-19 के परिदृश्य में बाल श्रम उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में आप सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी। बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम भी कुछ इसी संभावना की ओर इंगित करते हुए हमें इस दिशा में अधिक सतर्कतापूर्ण कदम उठाने की ओर संकेत देती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो बच्चों और समाज के विकास को खतरे में डालती है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम निषेध दिवस पर आइए हम सामाजिक बुराई को मिटाने का संकल्प लें और बच्चों को एक ऐसा समाज दें जिसमें वे खेल कूद कर अपना बचपन जी सकें और शिक्षा ग्रहण कर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें भाजपा द्वारा आगामी 14 जून को होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर बराला ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा दौर आया है कि जब लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 साल के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया गया है। इसका आयोजन 14 जून को पंचकुला में होगा। उधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री व रैली संयोजक एडवोकेट वेदपाल ने बताया कि ये रैली भाजपा के 1 महीने तक चलने वाले उस अभियान का हिस्सा है जिसमें भाजपा सरकार की उपलब्धियों को देश की जनता के सामने लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए लिंक भेजा जाएगा। लोग अपने घर बैठे भी रैली स्थल से अपने नेताओं के संबोधन को सुन सकेंगे। इसके लिए लोगों को डिजिटल निमंत्रण भी भेजने शुरू कर दिए गए हैं। हुआ तो पार्टी ने तय किया कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल सिस्टम, इसके माध्यम से हम लोग अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। वर्चुअल रैली वो हमारा
शुरू एक किस्म से 14 तारीख से हरियाणा प्रदेश का होगा। उसमें प्रांत की एक वर्चुअल रैली हम लोग करेंगे और उसके बाद विधानसभाओं की वर्चुअल रैलियां करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा शिक्षण संस्थानों की नई रैंकिंग जारी की गई है। इसमें हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहले 100 में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को रैंकिंग में 76वां और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 99वां स्थान मिलने पर बधाई दी है। इस लिस्ट में महर्षि मार्केटबशर अंबाला को 93 और जीजेयू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार को 94 स्थान मिला है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। डाक विभाग ने भिवानी जिले के किसानों को नकदी उपलब्ध करवाने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। किसानों को फसल बेचने के बाद रुपए लेने के लिए बैंकों में लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इसीलिए बैंकों में भीड़ को कम करने और किसानों को संक्रमण से बचाने के लिए डाक विभाग ने इस पहल को क्रियान्वित किया है। डाक मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को फसल की पेमेंट घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। भिवानी डाकघर के सहायक पोस्ट मास्टर देवेंद्र रंगा ने बताया कि किसानों को दूर दराज से शहर के बैंकों में आना पड़ता है। ऐसे में उन्हें कोरोना संक्रमण होने की आशंका भी ज्यादा रहती है। इसी के मद्देनजर डाक विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। जिस किसान को रुपयों की जरूरत है वह अपने गांव के डाकिये या सरपंच को जानकारी देगा। इसके बाद संबंधित गांव का डाकिया किसान के पास मोबाइल में किसान की बायोमीट्रिक व आधार कार्ड की एंट्री पर नकद रुपए उपलब्ध करवा देगा। 2 डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल होते हैं, चरखी दादरी और भिवानी मंडल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। उन दोनों डिस्ट्रिक्टों में हमने प्रॉपर टीम बना दी गई हैं और हर गांव में वो टीम विजिट करेंगी और लोगों को घर घर जाके लोगों का पैसा उनको पहुंचाएंगी। कोई भी आदमी अपनी इच्छा अनुसार डाकघर से रकम निकलवा सकता है। इस लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत हमने अभी तक 11,448 उपभोक्ताओं को 3,70 करोड़ रुपए का भुगतान डाकघर के माध्यम से लोगों को किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोहतक में चल रहे कार्यों की शुक्रवार को समीक्षा की गई। जिला विकास भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त RS वर्मा ने की। बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने मनरेगा के तहत लक्ष्य को 2 गुना कर दिया है। इसके लिए सभी ग्राम सचिवों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा के तहत हरियाणा में मजदूरी 309 रुपए है, जो देश भर में सर्वाधिक है। गौरतलब है कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करती है। वर्कर्स के जो डेली के रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा 309 रुपये है। हमारे ज़िले ने इसमें 2019-20 में पूरे हरियाणा में अपने जो लक्ष्य, जो निर्धारित लक्ष्य से उससे भी ऊपर का हमने टारगेट अचीव किया है और हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब सरकार ने इसके जो लक्ष्य हैं वो इसको डबल कर दिया है। तो उन डबल लक्ष्यों को पूर्ति के लिए हमने सभी अपने जो BDPO साहिबान, DDPO साहिबान, जो हमारे जो इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी हैं, जो हमारे ग्राम सचिव हैं, उनके साथ बैठ के मंथन किया है ताकि हम अपने लक्ष्यों को कैसा पूरा कर सकें। रेल मंत्रालय कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया करवाएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं। इनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5,231 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी हो गया है। फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 158 स्टेशनों पर पानी चार्जिंग की विशेष सुविधा उपलब्ध है।
वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि यह चरण 2 जुलाई तक चलेगा। इस चरण में 43 देशों से 432 उड़ानें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि अधिक देशों और प्रस्थान स्थलों को शामिल कर वंदे भारत मिशन का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 1,65,375 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। 4 लाख लोगों ने विदेश में भारतीय दूतावासों में स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में कारोबारियों को दी बड़ी राहत। 30 जून तक जीएसआर रिटर्न फाइलिंग में दी छूट। 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट फीस या जुर्माना नहीं होगा देना। सुप्रीम कोर्ट ने निजी नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के वेतन भुगतान मामलों को मिलकर बैठकर सुलझाने की दी सलाह। अभी किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी लगाई रोक। कुरुक्षेत्र में हर वर्ष लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण मेले का इस बार नहीं होगा आयोजन। 21 जून के सूर्य ग्रहण दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। और कोविड-19 के तहत प्रबंधों को लेकर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली बैठक। कहा, हर तरह की आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहें अधिकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।